और अगर आप हमारे परिवार के सदस्य नहीं बने हैं तो परिवार के सदस्य जरूर बन जाएं आप, कि जब आप परिवार के सदस्य बनेंगे तो आपको हर सेशन का सबसे पहले नोटिफिकेशन मिलेगा और आप उसको सबसे पहले देख पाएंगे। देखिए, लास्ट सेशन में हमने बहुत सारी चीज़ों को पढ़ लिया था। हमने आनुवंशिकता को पढ़ लिया था, आनुवंशिकता के रूल पढ़ लिए थे। आज हम चर्चा करने वाले हैं आज हम बात करने वाले हैं हमने लास्ट सेशन में जो है वो फ्राइड के नियम के अंदर मन की अवस्था देख ली थी, चेतन, अर्धचेतन और अचेतन अवस्था। आज हम चर्चा करेंगे इसके अंदर मनोवृत्ति क्या होती है, इसके ऊपर मनोवृत्ति की चर्चा जो है विद्वान साथियों आज हम शुरू करने वाले हैं। तो आज टारगेट है कि इस टॉपिक को आज अपन कंप्लीट ही कर दे। तो देखिएगा, मनोवृत्ति क्या होती है। मनोवृत्ति तब तो आपने बहुत बार सुना होगा। ये क्या होती है मनोवृत्ति? बताएं, आप में से कोई कमेंट करके बताएं। देखिए, बहुत ही सरल सी बात है। ये हमारी आंतरिक कायिक उत्तेजना होती है। हमारे भीतर अनेकों मनोवृत्तियां होती है जिन्हें जीवन और मृत्यु में वर्गीकृत किया जा सकता है। प्रत्येक मनोवृत्ति की अपनी जो है मानस ऊर्जा होती है। ठीक है, प्रत्येक मनोवृत्ति की अपनी एक ऊर्जा होती है। जैसे एक नाम सुना होगा आपने, लिबिडो। लिबिडो और थैनाटोस, ऐसा कुछ नाम आपने सुने होंगे। थैनाटोस, लिबिडो एंड थैनाटोस भी क्या है? मनोवृत्तियां ही है, जिसमें एक लिबिडो है। लिबिडो जो है वो बहुत बार पेपर में पूछी गई है। लिबिडो जो है एक जीवन मूल प्रवृत्ति है। यानी लिबिडो जो है वो कैसी प्रवृत्ति है? जीवन मनोवृत्ति की ऊर्जा है लिबिडो में। लिबिडो क्या कहता है कि लोगों से प्यार करें, स्नेह रखे, प्रेम करे और मानव संस्कृति का विकास करें। लिबिडो क्या कहता है? प्रेम के लिए कहता है, समाज के लिए कहता है, समूह के लिए कहता है, शांति के लिए कहता है। और प्यार करेंगे जब एक लड़का लड़की प्रेम करेंगे, विवाह होगा उनका, विवाह के बाद नई संतति उत्पन्न होगी। तो लिबिडो जो है वो नया सृजन करने के लिए भी कहता है, यानी इस सृष्टि को आगे नए तरीके से संचालित करने के लिए भी कहता है। यह जीवन ऊर्जा लैंगिक संतुष्टि से तुष्ट होती है, जबकि मृत्यु मनोवृत्ति आक्रामकता, निर्दयता, हत्या, आत्महत्या जैसी क्रियाएं दर्शाती है। दोनों मनोवृत्ति समान रूप से महत्वपूर्ण है। तो यहां पर दूसरी मनोवृत्ति का नाम नहीं लिखा है, इसे कहते हैं थैनाटोस प्रवृत्ति कहते हैं। लिबिडो के अंदर क्या होता है? लिबिडो की संतुष्टि कैसे होती है? संभोग के द्वारा। जब एक फीमेल एंड मेल संभोग होता है, एक सृजन होता है, तो लिबिडो की संतुष्टि होती है। यानी ये प्यार वाली जो हमारे अंदर मनोवृत्ति होती है, किसी को देखकर हमारे दिल में घंटियां बजती है, वो किसके कारण बजती है? लिबिडो के कारण। देखो, आपने देखे होंगे आतंकवादी भी होते हैं और साधारण लोग भी होते हैं। जनरली ऑलमोस्ट साधारण मानव के अंदर जो है लिबिडो ज्यादा एक्टिव होता है, लेकिन जो आतंकवादी प्रकृति के जो लोग होते हैं वो विनाशक होते हैं। आतंकवादी जो प्रकृति के लोग होते हैं या आतंकवादी जो होते हैं, उसमें यह जो प्रवृत्ति है थैनाटोस, वो आपने मूवी भी देखी होगी जिसमें चुटकी बजाकर पूरी सृष्टि को समाप्त किया जाता है, एवेंजर वाली, है ना। तो उसमें क्या करता है? वो विनाश ही तो करता है। तो जिसमें यह प्रवृत्ति होगी वो क्या करेगा? या तो वो अपने आप का विनाश कर लेगा, या वो ज्यादा से ज्यादा सृष्टि का विकास करना चाहेगा, लोगों का विनाश करना चाहेगा। इसमें क्या होता है? जनरली इसमें आक्रामक व्यवहार होता है, क्रोधी व्यवहार ज्यादा होता है, निर्दयी होता है। ये इसको दया नहीं आती है, दया का भाव नहीं आता है इसके अंदर बिल्कुल भी। हत्या कर देता है ये किसी की, खुद दूसरों की हत्या तो कर ही देता है, और अगर ज्यादा प्रेशर में होता है तो आत्महत्या भी कर लेता है। तो ये सारी क्रियाएं इसके अंदर जो है दर्शाई जाती है।
हीरोस और थेनाटोस, बिल्कुल। इसके बाद आती है रक्षा युक्तियां। रक्षा युक्तियां क्या आती है? देखिए, रक्षा युक्तियां क्या होती है? रक्षा युक्तियों को आप ऐसे समझिए कि जैसे रीट का पेपर रद्द हुआ तो हमें बड़ा दुख हुआ, है ना? बहुत सारे लोगों को खुशी भी हुई। जिनको दुख हुआ अब वो क्या हो गए? डीमोटिवेट हो गए, निराश हो गए, कुंठित हो गए। तो ऐसी स्थिति में जब व्यक्ति निराशा की अवस्था में हो तो उस व्यक्ति की निराशा को दूर करने की जो प्रवृत्तियां होती है वो रक्षा युक्तियां होती है। आपको मानसिक रूप से नेगेटिविटी से बाहर निकालने वाली जो युक्तियां होती है, आपके असमायोजन को समायोजित करने वाली जो युक्तियां होती है वो रक्षा युक्तियां कहलाती है। आइए इस पे थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं कि कौन कौन सी रक्षा युक्तियां होती है। मानव में संघर्ष, तनाव और भगनासा आदि उसके जीवन में अनिवार्य है। रक्षा युक्तियां जीवन की इस भगनासा और कष्टदायक स्थिति को कम करने का कार्य करती है। भगनासा का कारण है कि समस्या का कोई वास्तविक समाधान नहीं है। एक लड़का या एक लड़की जो लंबे समय से बेरोजगार है और अब एज जो उनकी जो है वो पेपर देने की वो ओवर एज होती जा रही है और उसको नहीं समझ में आ रहा है कि वो क्या करें। मेरे पास बस लास्ट ही चांस बचा है, अब मैं क्या कर सकती हूं, मेरे पास और ज्यादा चांस भी नहीं है। तो ऐसी जो कंडीशन होती है इसमें जो मानव होता है वो समस्या का समाधान नहीं, उसको कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा कि वो करे तो करे क्या, अपने जीवन को वो कैसे स्टेबल करे। हमारा व्यक्ति होता है फिर भी मैनेज कर लेता है, लेकिन विवाह के बाद अगर व्यक्ति, ये हालांकि प्राचीन हमारी परंपरा ही रही है कि पुरुष कमाता है और महिला घर पे कार्य करती है, लेकिन आज भी जो है वो यह प्रवृत्ति चलती आ रही है कि विवाह के बाद पुरुष का घर पे रहना बड़ा दुश्वार हो जाता है। उसको कहीं ना कहीं कैसे ना कैसे करके पैसे कमाना ही है, कम से कम इतने तो पैसे कमाए कि वो अपनी और अपनी पत्नी के फोन का रिचार्ज कर पाए, रिचार्ज तो कर पाए। उसके लिए घर से पैसे मांगेगा। अच्छा, उसकी दाढ़ी हो गई, कटिंग बढ़ गई उसकी, तो उसके लिए घर से पैसे मांग। कुंवारा बच्चा होता है ना, कुंवारा लड़का होता है या कुंवारी लड़की होती है, मां से मांग सकते हैं, पैसे मांगते ज्यादा शर्म नहीं आती है ना, क्योंकि अभी हम। लेकिन विवाह के बाद ऐसे छोटे छोटे पैसे सेविंग के, कटिंग के, फोन के रिचार्ज के मांगने, यानी घर वाले ऐसा नहीं है कि देंगे नहीं, घर वाले देते भी हैं, बट उसको एक मोरल जो है वो जिम्मेदारी, उसको खुद शर्मिंदगी महसूस होने लगती है। यार मैं पढ़ रहा हूं, मेरा विवाह भी हो गया, अब मैं कम से कम अपना खर्चा तो निकालूं। और फिर उसको समझ में नहीं आता है कि वो क्या करे। और कोरोना के टाइम में ये बहुत ज्यादा समस्याएं बढ़ गई थी, बहुत ज्यादा समस्याएं बढ़ गई थी लोगों के, मेरे जैसे लोग जो प्राइवेट काम करते थे उनके लिए। होता है कि नहीं होता, आप बताओ, होता है कि नहीं होता? ये सारी बातें सत्य हैं कि नहीं है? तो ऐसे ऐसे जीवन में जब पल आते हैं कि आपको कोई समाधान नहीं दिख रहा होता है, तो ये रक्षा युक्तियां व्यक्ति के आत्म प्रत्यय की उस खतरे से रक्षा करते हैं। ये व्यक्ति की भगनाशा को विकृत और नकारने जैसी युक्तियों में मदद करते हैं। आपका पेपर, जब मुझे पता है, मैंने बहुत सारे पेपर दिए हैं, सैकड़ों पेपर दिए हैं मैंने, और जब पेपर आप 6 महीने या 12 महीने पढ़कर पेपर देने जाते हैं और पेपर अच्छा नहीं होता है ना, तो ऐसा लगता है कि दुनिया खत्म हो रही है, अब मेरे लिए कुछ बचा नहीं है। पेपर का रिजल्ट आया और आप उसमें 1 नंबर से, 2 नंबर से, 5 नंबर से रह जाते हैं ना, या पेपर रद्द हो जाता है, भर्ती रद्द हो जाती है, तो ऐसा लगता है कि सब कुछ लुट गया है। मैं उस मेरे दोस्तों का मैं बिल्कुल दर्द जान सकता हूं जिन्होंने ईमानदारी से ये रीट का पेपर दिया और जिनके 135, 36, 37, 38 नंबर आ रहे थे। उनके दुख को मैं अनुभव कर सकता हूं बिल्कुल, क्योंकि ऐसे हमारे साथ बहुत हुआ है। मैं भी जब तैयारी करता था, आज भी हम तैयारी कर ही रहे हैं वैसे तो, लेकिन जब मेनली मुख्य उद्देश्य तैयारी करने का होता था और बहुत सारी भर्तियां पीछे भी रद्द हुई है, तो कितना ज्यादा दुख का अनुभव होता है हम सोच सकते हैं। और दिमाग के अंदर गलत गलत मनोवृत्तियां आती है,
गलत गलत इरादे आते हैं कि ये कर लें, ये कर लें, यहां तक कि अपने आप को नष्ट करने के भी विचार आते हैं। तो ऐसी जो सिचुएशन होती है मानव की, उस समय ये रक्षा युक्तियां आपको अपने आप एक्टिव होके शरीर में और आपको राह दिखाती है। अब जो इनकी बात सुन लेता है वो तो जीवन में सफल हो जाता है और पता नहीं बाकियों के साथ क्या होता होगा। उदाहरण के तौर पर यदि एक छात्र परीक्षा में असफल होना, एक छात्र को परीक्षा में असफल होना चिंताग्रस्त बनाता है, तो इसको कम करने के लिए वह उत्तरों को सही मूल्यांकन नहीं होने की बात कहता है। रक्षा युक्तियां व्यक्ति के मानसिक कार्य की अचेतन प्रक्रिया के रूप में होती है। साधारणतः निम्नलिखित रक्षा युक्तियां मानव द्वारा काम में ली जाती है। रीट का पेपर रद्द हुआ, बहुत सारे लोगों को दुख भी हुआ और बहुत सारे लोगों के लिए यह रक्षा युक्ति भी बन गई। कम से कम मान के चलो कि 13 से 14 लाख बच्चों के लिए यह रक्षा युक्ति बन गई रीट रद्द होना। वो तैयारी कर रहे थे और उनकी तैयारी शायद इतनी अच्छी ना हुई, उनके नंबर भी कम आए, लेकिन अब वो घर वालों को सीधा सीधा और अपने आप को सीधा सीधा कह सकते हैं कि देखो रीट रद्द होगी, मैं क्या करूं, मेरी तो कोई गलती नहीं, मैं तो घणो ही पढ़ियो, रीट रद्द होगी, मैं क्या कर सकूं। तो ये रक्षा युक्ति भी बन गई। तो रक्षा युक्तियां कौन कौन सी होती है, इनकी हम चर्चा कर लेते हैं। नहीं, ईमानदारी तो जिनके कम आ रहे हैं, वो जिनके कम आ रहे हैं उनकी तो बात ही नहीं है ना, वो तो ईमानदार है ही है, क्योंकि अगर वो ईमानदार नहीं होते तो फिर उनके ज्यादा नंबर आते ना। बात यहां ईमानदारी और बेईमानी की नहीं है। हमारे एक भाई कह रहे सर एक हमारी बहन कह रही है कि मैं बेटी और बहू दोनों हूं और बेटी पर कटाक्ष नहीं और बहू पर बहुत सारे कटाक्ष होते हैं। देखिए, अब हम विषय से थोड़े से अलग बात कर रहे हैं। जैसे कि हमारी बहन ने कमेंट किया कि एक घर में एक बहू ने रीट का फॉर्म भरा या किसी भी एग्जाम का फॉर्म भरा, अगर वो फेल हो जाती है तो उनकी सासू, ननद और अड़ोस पड़ोस की महिलाएं उस पर ताने लगाती है कि बनगी मास्टर नहीं। मैं कहो नहीं कर कौन बनेगी, काम कर ले घर का, बोले आ जाऊं भट्ठा पढ़ूंगी, कोचिंग करूंगी, बनगी मास्टर नहीं। यही तो कह रहा चाहते हो ना आप। देखो, ताने को आप ताने ना समझे, सबसे बड़ी बात यह है, इस सृष्टि का रूल है, इस सृष्टि का रूल है। आप इतिहास उठा के देख लीजिए, किसी भी धर्म में हो आप, चाहे आप किसी भी धर्म के हो, हर धर्म के अंदर जितने भी ग्रंथ है, धर्म ग्रंथ, उनमें सबने, जितने भी मान लो चाहे मुस्लिम धर्म का हो या ईसाई धर्म का हो या हिंदू धर्म का हो, जितने भी देवताओं ने जन्म लिया धरती पर और आज हम जिनको पूजते हैं, उन सब ने कष्ट सहे। लोगों ने उनको ताने दिए, लोगों ने उनको कष्ट दिए और लोगों ने नहीं, अपनों ने ही कष्ट दिए हैं। तो याद रखना, जिनको ज्यादा ताने सुनने मिल रहे हैं, इसका अर्थ है कि भगवान आपकी तरफ देख रहा है, अर्थात आप सही राह पर हैं, आप सफलता की राह पर हैं। और आप सफलता की राह पर हैं, इसका सबसे बड़ा उदाहरण यह है कि लोग आपका विरोध कर रहे हैं, लोग आपका विरोध कर रहे हैं। मैं एक बात बताता हूं, आप कभी अगर मेरे व्हाट्सएप पर जो मैं एक लाइन लिख के रखता हूं हमेशा, मुझे पर्सनली बहुत मोटिवेट करती है ये लाइन। मैं आपको सुनाता हूं, अगर आपने देखी हो तो अलग बात है, कभी देखी हो तो अलग बात है, आपने अब नहीं देखी हो तो अलग बात है, आप देख लेना कभी। मेरे व्हाट्सएप की बात बता रहा हूं मैं। क्या लिखा है मैंने, मेरे व्हाट्सएप पर देखना आप, कि लोग कमियां निकालते रहे मुझ में। लोग, मुझे पर्सनली ये पंक्तियां हैं, मुझे पर्सनली व्यक्तिगत मोटिवेट बहुत करती है
कि लोग कमियां निकालते रहे मुझ में, मैं खामोशी से सफलता के रास्ते पर चल पड़ा। लोग आपको ताने भी देंगे, आपको बुरा भला भी कहेंगे, आपको बार बार जो है वो सुनाएंगे भी। ऐसा नहीं है कि केवल लड़कियों के साथ ऐसा होता है या बहू के साथ ऐसा होता है। ठीक है, बहू के साथ सासू करती होगी, ननद करती होगी, लड़कों के साथ भी यही होता है, सबके साथ होता है। ये जो सफलता की राह पर है, जो सफलता की राह पर है, उन सबके साथ होगा ही ये निश्चित है। और यही तो परीक्षा है, आपको पढ़ना भी है, प्लस जो मेंटली आपको डिस्टर्ब किया जा रहा है, यही तो परीक्षा है भाई, कि आप कितने स्ट्रोंग हो। यही तो ईश्वर परीक्षा ले रहा है। तो किसी भी बहन को, किसी भी भाई को ये तानों से डरने की जरूरत नहीं है। भगवान, मैं अक्सर हमारे दो बच्चे हैं जो लड़ने लगते हैं, तो मैं अक्सर उनको कहता हूं कि भगवान ने दो कान इसीलिए दिए हैं कि एक कान से अगर सुन रहा है तो दूसरे कान से बाहर निकाल दो, इधर जाने ही मत दो, दिमाग की तरफ, आप दिमाग की तरफ जाने ही मत दो। और जितना लोग आपको ताने देना, उतना और ज्यादा पढ़ो। ताने अगर आपको मिल रहे हैं तब तो आप ये निश्चित ठान लो कि अब तो सफल होके दिखाना ही है। जब दशरथ माझी पहाड़ तोड़ रहे थे ना, पहाड़ तोड़ रहे थे, माउंटेन मैन वो ऐसे ही नहीं बने। वो जब पहाड़ तोड़ रहे थे, गांव वाले ताने देते थे, आते जाते लोग ताने देते थे, पागल कहते थे। और कई लोगों ने तो बहुत ज्यादा उनको जो है वो बोरी, चिलचिलाती धूप में पहाड़ तोड़ा करते थे, कपड़े फट गए, इतनी गरीबी थी, काम वाम कुछ करते ही नहीं थे, काम ही था पहाड़ तोड़ना। बोरी को काट कर, ऐसे बोरी को काट कर उसमें हाथ डाल लिए और बोरी का कपड़ा पहन लिया, लेकिन हार नहीं माने। तो ये क्या ताने हैं? सीता माता को देखो ना आप, सीता माता को देखो। सीता मां जो है राजा के घर में जन्म लिए, सोने की थालियों में खाना खाती थी, और जब खाना खाती थी तो 56 भोग होते थे खाने में। लेकिन जंगल में नंगे पांव पति के साथ जाना पड़ा। रावण ने हरण भी किया। रावण के साथ कोई संबंध नहीं था सीता माता का। रावण, जब भी रावण आता था, आप देखना रामायण में, विषय से थोड़े से भटक रहे हैं लेकिन सेशन पूरा करवाऊंगा मैं, बीच में रुकेंगे नहीं हम, 5 मिनट और लेता हूं। जब भी रावण आता था ना सीता माता के पास, अब देखना रामायण में एक तिनका उनके पास होता था। वो रावण की तरफ न देखकर, यानी रावण की तरफ वो कभी देखती भी नहीं थी, तिनके की तरफ देखती थी। तिनका क्यों रखते हैं, ये आपके लिए क्वेश्चन है कि क्यों 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 माता सीता जो है वो हमेशा तिनके की ओर देखती थी, ना कि रावण की ओर। ये आपके लिए क्वेश्चन है। फिर भी जब रामायण में भगवान राम जीते, युद्ध जीते, लंका को जीता, माता सीता, राम जानते थे, भगवान राम जानते थे कि सीता माता पवित्र है, फिर भी अग्नि परीक्षा ली गई, फिर भी लोगों ने ताने दिए। जब भगवान को नहीं छोड़ा इंसान ने ताने देने में, तो आप और मैं इंसान हैं, तो आप ऐसा उम्मीद ना करें कि आपको ताने नहीं देंगे। ताने देंगे भैया, उनका कर्म है ताने देना, उनका कार्य है ताने देना, उनका कार्य है। तो वो अपना कार्य पूरी ईमानदारी से कर रहे हैं ताने देने का, तो आप भी अपना कार्य ईमानदारी से करें, उन तानों को सुनकर और उन तानों को सत्य करने का कि देखो तुमने ताने दिए थे कि लग के दिखा, और मैं आज लग के दिखा रही हूं। यही मोटी बात है। तर्क संगतिकरण करना, यह क्या होता है? इसमें अस्वीकार्य या अविवेकपूर्ण व्यवहार के लिए तर्कपूर्ण कारण बताया जाता है। तर्क संगतिकरण क्या करना है? तर्क संगतिकरण करना यानी किसी असफलता के पीछे एक तर्क युक्त रीजन ढूंढ लेना। जैसे मैं रीट में सफल हो गया या मैं रीट में असफल होगा, क्योंकि ये जब व्यक्ति डिमोटिवेट होता है तब आता है, असफलता के लिए इसका उपयोग किया जाता है। तो जब मैं असफल हो गया तो आप इसके पीछे का तर्क निकालिए कि भाई रीट में नकल हुई इसीलिए मैं पीछे रह गया, बस बात यही है। जैसे अपराधी अपने व्यवहार के कारण पूरी संगत बताता है। एक शराबी से कभी भी पूछोगे ना कि तुम शराबी है, यार बोले मैं क्या हूं, शराबी हूं, तुम तो मेरा भाईला पे आदि गए। यानी एक अपराधी अपनी अपराध का कारण क्या बताता है? बुरी संगत बताता है, अथवा किसी
कोर्स में प्रवेश न मिलने पर उसके व्यवसाय के लिए अच्छा नहीं बताना, इसे अपराध भाव परिवर्तन के लिए प्रयोग किया जाता है। एक है दमन कर देना। इस युक्ति में अवांछनीय या अस्वीकार्य विचारों, भावों, यादों को अचेतन मन में धकेल देना, क्योंकि इससे याद करना कष्टपूर्ण और भय पैदा करने वाला होता है। ऐसी कोई भी आपके जीवन की घटनाएं जो आपको दुख देती है, आपको परेशान करती है, उनको आप दमन कर दो, यानी उनको जबरदस्ती भुला दो उनको, क्योंकि वो आपको कष्ट दे रही है। और जीवन के जितने भी नेगेटिव पल है उनको सबको भुला देना बहुत अच्छा रहता है। प्रतिस्थापन है, इसमें सांवेगिक प्रक्रियाओं को एक व्यक्ति या परिस्थिति से दूसरे स्थान पर प्रतिस्थापित कर देना। माता से दंड मिलने पर बालक क्रोधित होकर अपना क्रोध अपने खिलौनों पर या छोटे भाई बहन पर उतारना। इसका आप उदाहरण देखते हो कि स्कूल में टीचर से बच्चे को मार पड़ी, या आप सब टीचर बन ही रहे हो, अभी सेकंड ग्रेड थर्ड ग्रेड टीचर बन जाओगे। आपके प्रिंसिपल ने या आपके डीईओ ने, यानी डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर, आपके स्कूल में आया, और जब वो स्कूल में आया तो वो बिना बता के आया। कभी नहीं आएगा बिना बता के, पहले तो ये बता देता हूं, प्रैक्टिकली कभी नहीं आता बिना बता के वो। लेकिन मान लेते हैं कि बिना बता के आया, और उस टाइम आप अपनी क्लास में बैठे, कोई इंपॉर्टेंट मैसेज आया था, उसको पढ़ रहे थे। जनरली आप फोन नहीं चलाते हैं, बड़े ईमानदार है अपने कार्य के प्रति, लेकिन वो संयोग ऐसा हो गया कि जिस दिन डीओ आया, आप फोन में मैसेज पढ़ रहे थे और उसका रिप्लाई कर रहे थे, डीओ ने आपको बुरी तरह से डांट दिया। अब आपको बड़ा गुस्सा है, डीओ को तो आप कुछ नहीं कह सकते, तो इसका गुस्सा आप या तो बच्चों पे उतारोगे, या घर जाकर अपने बच्चों पे उतारोगे, या अगर आप पत्नी हो तो पति पे उतारोगी, और अगर आप पति हो तो अपनी पत्नी पे घर जाके उतारोगे। यही तो करते हैं ना हम। यह होता है प्रतिस्थापन। इसको क्या कहते हैं? एक का गुस्सा दूसरे पर उतारना, इसका गुस्सा इस पे उतार देना। प्रेक्षण, इसका एक और उदाहरण है, जैसे कि आधुनिक समय का एक प्रेमी जोड़ा है ना, प्रेमी अपनी प्रेमिका को बार बार फोन कर रहा है, और प्रेमिका उसका फोन नहीं उठा रही है। उसने एक बार किया, नहीं उठाया, दूसरी बार किया, नहीं उठाया, तीसरी बार किया, नहीं उठाया, चौथी बार किया, नहीं उठाया, पांचवी बार किया तो नहीं उठाया, छठी बार नहीं किया तो नहीं उठाया। तो फिर वो इतना ज्यादा गुस्सा आ जाता है उसको कि वो या तो फोन मार के तोड़ देता है, या अपने हाथों को दीवार पर मार के जो है वो गुस्सा उतारता है, या जोर जोर से चिल्लाता है, या उसके नंबर डिलीट कर देता है। करते हैं ऐसा, बहुत सारे लोग करते हैं कि किसी दूसरी बात का गुस्सा किसी दूसरी वस्तु पर निकाल देना। यह भी प्रतिस्थापन का ही उदाहरण है। यह प्रतिस्थापन का उदाहरण। एक होता है प्रक्षेपण। प्रक्षेपण क्या होता है? प्रोजेक्शन। प्रक्षेपण क्या है? व्यक्ति अपनी गलती से उत्पन्न चिंता को बाहरी वातावरण या संसार पर प्रक्षेपित कर देता है। जैसे मैं उसे घृणा करता हूं बजाय वह मुझसे घृणा करती है, या कहा। इसको आप ये कह सकते हैं कि अंगूर खट्टे हैं। अंगूर आपके हाथ नहीं आ रहे हैं, आप ये कह दो कि भैया अंगूर खट्टे, और खाटा अंगूर मन चोखा को लगा। जैसे एक लड़का लड़की का विवाह हो रहा, रिश्ता हुआ, और रिश्ता कुछ समय के बाद टूट जाता है। तो लड़के के दोस्त ने पूछा उसे कि क्या रहे, रिश्ता क्यों टूट गया? बोले टूटियो को नहीं, मैं तोड़ियो हूं। और वो लड़की पर ऐसे उल्टे सुल्टे लांछन लगा देता है कि हमें उसकी सच्चाई पता चल गई थी। और लड़की से भी अगर उसकी सहेलियां पूछेगी कि क्या बात हुई भाई, थारो रिश्तो टूट क्या गयो? बोले यहाँ को नहीं मानने, पहले तो छोरो आ गयो कि मैं बीएसटीसी में रीट में पास हो गयो, मेरा 140 नंबर बने, और अब माने बेरो पड़ियो रिजल्ट आए बाद में कहेंगा तो 91 नंबर बने। तो इतो बड़ो धोखो कर दियो, जद मैं तो रिश्तो तोड़ दियो। पोके तोड़ो रिश्तो तो मैं तोड़ी वहां। अपने अपने तर्क हो सकते हैं ऐसे, है ना। इसके बाद होता है अंतर्वेशन। अंतर्वेशन, अन्य व्यक्ति के व्यवहार को स्वयं के व्यवहार की तरह अपनाना। अन्य व्यक्ति के व्यवहार को स्वयं के व्यवहार की तरह अपनाना। जैसे माता पिता के मूल्यों को बालक द्वारा स्वयं के मूल्यों के रूप में अंतर्वेशित किया जाता है। इसको आप ऐसे समझो कि एक व्यक्ति है जिसके शादी नहीं हो रहा है। आज सारे उदाहरण जो है प्रेमी प्रेमिका और शादी वाले देता हूं। एक लड़का है जिसकी शादी नहीं हो रही है, 30 साल 35 साल एज हो गई है,
तो अब वो क्या देता है, तर्क कैसा देता है कि के हो तो सलमान खान को ही तो ब्याह को नहीं हो। यानी ऐसे ऐसे बड़े जो सफल लोग हैं जिनका विवाह नहीं हुआ है, उन सबके वो क्या देगा, एग्जाम्पल देगा। तो फिर क्यों हो गए, कोई बात नहीं, नहीं हो तो नहीं हो, कोई दिक्कत को नहीं अपने। ये होता है अंतर्वेशन, अर्थात किसी दूसरे के व्यक्तित्व को अपनाना। प्रतिक्रिया निर्माण करना, अपनी भावनाओं या व्यवहार के बिल्कुल विपरीत प्रतिक्रिया विकसित करना, जैसे घृणा के स्थान पर प्रेम। जैसे कि ये दो घर हैं, ये गांव है एक, और एक घर ये है ए, और एक घर है बी, और एक घर है सी। अब ए के घर में एक बच्चे का रीट लेवल फर्स्ट में सिलेक्शन हो गया, ठीक है, और बी का हुआ नहीं क्योंकि बी का सेकंड लेवल था, उसका पेपर रद्द हो गया और इसके नंबर भी अच्छे खासे बन रहे थे। तो अब देखो कि ये इनके घर पर मिठाई देने आया है कि मेरे तो सिलेक्शन हो गया, लो मिठाई खा लो। तो इस लड़के के और इसके घर वालों के मन में तो बहुत ज्यादा ऐसे दुख हो रहा है कि महल छोरी किस्मत फूटी गए, यही पेपर ना रद्द करनो सरकार ने, अगली बार एक ही वोट कौन दो चाहे की भी हो जाओ। बट वो ऐसा प्रदर्शित नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि वो इसका भी तो मन रखना चाहते हैं ना। यानी आपके मन में तो अलग भाव है और आप प्रदर्शित कुछ अलग भाव करते हैं। तो वास के कैसे लिया बेटा, बहुत चौको राजी रहे बेटा, बहुत बढ़िया काम करिएगा। मान लो तो छोरा वो कह पेपर ही रद्द हो गया, नहीं तो एंगो ही हो जाए, तो करा के कह पर बेटा तेरू में बहुत खुश आगे, बढ़िया हो गया काम, और मान तो ध्यान नहीं हो तेरो सिलेक्शन हो सी। यानी मन में भाव दुख गए हैं, चेहरे पर खुशी के भाव प्रकट कर देना, है ना। यह भी होता है। स्पेशल क्लास अभी होगी लक्ष्मी जी, स्पेशल क्लास 3 बजे होगी। और मुकेश यादव रीट की याद ना दिलाएं, चलो नहीं दिलाएंगे। मनोलैंगिक विकास की चर्चा करते हैं। अब मनोलैंगिक विकास क्या होता है, देखिए फ्राइड के अनुसार मानव का जीवन पर्यंत व्यवहार अपनी आधारभूत प्रेरणा की संतुष्टि की आवश्यकता द्वारा अभिप्रेरित होता है। फ्राइड के अनुसार इन मनोलैंगिक अवस्थाओं को निम्नलिखित 5 अवस्थाओं में वर्गीकृत किया जा सकता है। यानी फ्राइड ने पूरे जीवन काल को 5 अवस्थाओं में बांटा, जिसमें पहली अवस्था आती है ओरल स्टेज, अर्थात मुख्य अवस्था। यहां से भी क्वेश्चन पूछा जाता है बहुत बार, मुख्य अवस्था। ओरल स्टेज में क्या होता है विद्वान साथियों, ओरल स्टेज में क्या होता है, वैसे तो सारा लिखा हुआ है यहां पर, लेकिन इसमें जनरली मैं आपको सीधे प्रैक्टिकली बताता हूं कि ओरल स्टेज, देखो फ्राइड जो था, चूंकि ये पागलों पर प्रयोग करता था और इसने अपने प्रयोग का मुख्य जो आधार रखा वो क्या रखा, काम वासना रखा। यानी संभोग को, सेक्स को, सेक्सुअल संतुष्टि को इसने जो है अपने 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 प्रयोग का या अपने सिद्धांत का आधार मानकर इसके ऊपर इसने कार्य किया। तो इसका इसी आधार पर यह स्टेज है। पहली जो स्टेज है बालक के विकास की प्रथम अवस्था, जो जन्म से लेकर और 18 महीने तक होती है। पहली क्वेश्चन तो यही पूछी जा सकती है आपसे कि जो मुख्य अवस्था है वो किस अवस्था में होती है, जन्म से लेकर 18 अवस्था तक। तो फ्राइड कहता है कि इस अवस्था में जो बालक है ना, उसके अंदर काम भावना होती है, काम प्रवृत्ति होती है। काम प्रवृत्ति को शांत करने के लिए वो अपने होठों को क्या करता है, काटता है, ऐसे चूसता है उनको। उसको जब ऐसे दूध दिया जाता है बोतल में डालकर तो उसको चूसता है वो। यानी इस अवस्था में बालक जो है वो काम प्रवृत्ति की संतुष्टि के लिए अंगूठा चूसना, अपने होठों को चूसना, अपने दांतों से काटने का प्रयास करना, इस प्रकार की क्रिया करता है। इससे उसको जो है वो काम प्रवृत्ति उसकी शांत होती है। बालक शारीरिक रूप से मुख्य भाग द्वारा सुख की प्राप्ति करता है, इसीलिए मुख्य क्रिया जिसमें होठ, जीभ और सहायक अंग ही रुचि के मुख्य भाग होते हैं। चूसना, निगलना, चबाना, काटना उसे खुशी देता है। इसलिए छोटे बालक के मुंह में अगर आप उंगली दोगे तो वो काट लेगा, ऐसे आपने मारवाड़ी में कहते हो बटको बोड़ने की कोशिश करोगे वो, है ना। जीवन ऊर्जा को संतुष्टि करता है। फ्राइड के अनुसार इस अवस्था में अत्यधिक और अपर्याप्त मुख्य उद्दीप्तीकरण प्रौढ़ावस्था में उसे मुख्य उदासीन व्यक्तित्व की तरफ ले जाती है। अगर इस अवस्था में बालक ज्यादा चूसता है, ज्यादा काटता है और ज्यादा जो है वो इन अनुभूतियों को करता है या फिर कम करता है,
कम और ज्यादा अगर हो जाती है ये संतुष्टि, तो इससे उसका जो प्रौढ़ावस्था होती है वो बड़ी उदासीन हो जाती है। प्रौढ़ावस्था जो है उसकी क्या हो जाती है, उदासीन हो जाती है। यानी इस अवस्था के आधार पर बालक के आगे के जो व्यक्तित्व है उसका निर्धारण होता है। जैसे जो बालक भोजन ग्रहण करने की क्रिया में आनंदित होता है, आगे चलकर वह अत्यधिक खाने वाला बन जाता है। यानी जिस बालक को ज्यादा खाना खाने से मजा आता है, क्योंकि खाना खाएगा तो मुख चलेगा उसका, और ये मुख्य अवस्था है तो मुख से ही इसको पूरी संतुष्टि मिलती है। तो जो कोई बालक ज्यादा भोजन खाने वाला होता है, यानी शुरुआत की अवस्था में, यानी 0 से 18 वर्ष की आयु में जो बालक भोजन ग्रहण करने की क्रिया से आनंद महसूस करता है, वो आगे चलकर अत्यधिक खाने वाला बनता है, यानी ज्यादा भोजन खाएगा, मोटा हो जाएगा वो। या इसी प्रकार पकड़ने या रोकने की क्रिया करने वाला बालक हठधर्मी, काटने का बलपूर्वक पूर्व प्रकार विध्वंसकारिता या उल्टने वाला पूर्व प्रकार नकारने वाला व्यक्तित्व के रूप में होता है। और जो बालक भोजन नहीं करता है और चीजों को काटता है, ऐसे बटका ज्यादा बोल रहा है, वो बड़ो होके के बना, वो क्रोधी बना, वो गुस्सा ज्यादा होगो बने। ठीक है। दूसरी जो अवस्था आती है वो आती है गुदी अवस्था। यह जो अवस्था होती है वो 18 माह से लेकर और 3 वर्ष तक की होती है। 18 माह से लेकर और 3 वर्ष तक की अवस्था होती है। इस अवस्था में क्या करता है बालक कि अपनी जो गुदी अवस्था है, अर्थात एनल स्टेज कहते हैं इसको, इसमें वो जो मल मूत्र त्याग करने की क्रिया से जो है वो क्या करता है, संतुष्टि प्राप्त करता है। अगर मल मूत्र त्याग की क्रिया रुक जाती है तो बालक का स्वास्थ्य खराब हो जाता है, वो चिड़चिड़ा हो जाता है। और अगर मल मूत्र त्याग की क्रिया ज्यादा हो जाती है, यानी दस्त लग जाते हैं, तब भी बालक का स्वास्थ्य खराब हो जाता है और वो चिड़चिड़ा हो जाता है। तो एक संतुष्टि के लिए सामान्य तरीके से जो है मल मूत्र, यानी जिसमें जीवन ऊर्जा मुख से गुदा क्षेत्र में स्थानांतरित हो जाती है, बालक को खुशी का अनुभव मुख्य रूप से त्याग की क्रिया और उससे संबंधित क्रियाओं से होता है। मल त्याग की क्रिया उसे तनाव मुक्त और खुशी देती है। मल त्याग की क्रिया बालक को तनाव से मुक्त करती है और खुशी देती है उसे। तीसरी जो स्टेज आती है वो आती है उत्तर लैंगिक अवस्था। यह जो होती है वो 3 वर्ष से लेकर और 5 वर्ष तक की अवस्था होती है। इस अवस्था में क्या होता है, 3 से 5 की होती है, जिसमें बालक संतुष्टिकरण जननांगों पर केंद्रित हो जाता है। लैंगिक क्षेत्र का उद्दीप्तीकरण तनाव पैदा करने और तनाव मुक्त करने होने वाला केंद्र होता है। बालक की इससे संबंधित व्यवहार क्रियाएं देखने में आती है। बालक अपने पिता और बालिका अपनी माता से तादात्मीकरण कर लेती है। यह बालक में बालिकाओं की अपेक्षा अधिक देखने को मिलता है। यानी यह जो उत्तर लैंगिक अवस्था है, इसमें जो काम वासना है वो उसके लिंग की ओर चली जाती है। लिंग का अर्थ स्त्रीलिंग और पुल्लिंग की ओर। यानी जो लड़का होगा वो अपनी, क्योंकि छोटा लड़का ही है, अभी 3 से 5 वर्ष का है, तो लड़का हमेशा अपनी मां से ज्यादा प्यार करता है। यानी वो मां के पास ज्यादा रहेगा, मां की तरफ उसका आकर्षण बढ़ेगा। अपनी हर बात, अपनी हर आवश्यकता वो मां को बताएगा। जैसे 5 रुपए चाहिए टॉफी खाने के लिए तो मां से मांगेगा। लड़का हमेशा अपनी सारी बातें मां को बताता है, पिता से दूरी रहती है उसकी हमेशा। जबकि ठीक इसी अवस्था में लड़की के लिए यहां पर विपरीत, लड़की भी ऐसा ही करती है कि वो अपनी सारी समस्याएं अपने पिता को ज्यादा बताती है। लड़कियां हमेशा पिता की प्यारी होती है। लड़कियां हमेशा अपने पिता से ज्यादा प्रेम करती है, पिता का ज्यादा कहना मानती है और पिता की ओर उनका आकर्षण ज्यादा होता है। ये सिगमंड फ्राइड कहते हैं कि ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उत्तर लैंगिक अवस्था में जो है वो लिंग से उसको जो है वो क्या मिलती है, काम वासना की संतुष्टि मिलती है, मेंटली संतुष्टि मिलती है उसको। ठीक है, अपेक्षा अधिक देखने को मिलता है। फ्राइड के अनुसार बालक अपनी माता और बालिका अपना पिता से प्रेम करती है और उसे दूसरे से बांटना भी नहीं चाहती है।
बालक विपरीत लिंगी अभिभावक से जुड़ाव और समान लिंगी अभिभावक से विषेद रखता है, विदेश विदेश विषेद रखता है। फ्रायड ने इसे ओडिप्स ग्रंथि कहा। क्या कहा? इसे ओडिप्स ग्रंथि कहा। यह ओडिप्स ग्रंथि के कारण क्या होता है कि लड़का अपनी माता से ज्यादा स्नेह रखता है और लड़की अपने पिता से ज्यादा स्नेह जो है वो रखती है। किसके कारण रखती है? ये ओडिप्स ग्रंथि के कारण लगती है। ठीक है। ग्रीस, ये कैसा, ये एक उदाहरण देके बताते हैं कि ग्रीस के अंदर एक पौराणिक कथा है जिसमें एक जो राजकुमार था उसने अपने पिता की हत्या कर दी। ठीक है। ओडिप्स क्यों कहा जाता है? राजा ओडिप्स ने अनजाने में अपने पिता की हत्या करके अपनी माता से विवाह कर लिया। इस प्रकार बालक का अपनी माता से तादात्म्यकरण और पिता से प्रेम इलेक्ट्रा ग्रंथि कहलाती है। यानी लड़की अगर अपने पिता से प्रेम करती है तो यह इलेक्ट्रा का प्रभाव है, और अगर पुत्र अपनी माता से ज्यादा प्रेम करता है तो यह ओडिप्स कहलाता है। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, बात ना करें प्लीज, जिससे वह अपनी माता से विषेद रखती है। फ्रायड इसे लिंगीय संघर्ष या अपराध बोध और चिंता के रूप में देखते हैं। वास्तव में सभी समाजों और संस्कृतियों में ये ग्रंथियां देखने को नहीं मिलती है। इन ग्रंथियों का संबंध इस प्रकार की विद्वेषता को प्रदर्शन है जो स्वाभाविक भाव का विरोध करती है। यह किसी लैंगिक प्रेरक या बालक और माता पिता के मध्य प्रतिस्पर्धा का कारण नहीं हो सकती। जनरली देखो, हालांकि सिगमंड फ्रायड ने अपनी थ्योरी में तो कह दिया, पर आप प्रैक्टिकल जीवन में देखते हो तो ऐसा बहुत, हाँ ये जरूर है, कुछ हद तक सिगमंड फ्रायड की बात सत्य है कि माता से ज्यादा प्रेम, यानी माँ के ज्यादा करीब बेटा होता है और पिता के ज्यादा करीब बेटी होती है, ये बात सत्य है। लेकिन जितनी यहां पर बढ़ा चढ़ा के बात बताई गई है वो थोड़ी सी क्या है कि हजम नहीं होती है। इसके बाद आती है सुषुप्त अवस्था। ये बाल्य अवस्था होती है 5 वर्ष से लेकर और लगभग 11 वर्ष तक, 5 से 11-12 वर्ष तक की होती है। इसमें जो काम प्रवृत्ति है वो बिल्कुल शांत हो जाती है। जब आप 5 से और लेकर 11 वर्ष तक के थे तो लड़के लड़कियां आपस में साथ ही खेलते थे, साथ ही एक क्लास में पढ़ते थे, लेकिन मन में काम प्रवृत्ति कभी नहीं आती थी। किसी को आती थी 5 से 11 वर्ष की आयु में? ऑलमोस्ट किसी को नहीं आती है। बालक की यह अवस्था 5 से यौनारंभ तक होती है जिसमें लैंगिकता कम महत्वपूर्ण या अनुपातिक रूप से निष्क्रिय हो जाती है। यह अवस्था सामान्यतः शांत होती है और शरीर में किसी भी भाग में उत्तेजना नहीं होती है। इस काल में जीवन ऊर्जा अलैंगिक क्रियाओं जैसे खेल और साथियों से संबंध के रूप में क्रियान्वित होती है। बालक अपने विचार को विद्यालय क्रियाओं में और अपने समान साथियों के साथ खेलने में लगाता है। इस काल में बालक संज्ञानात्मक कौशल और सांस्कृतिक मूल्यों को ग्रहण करता हुआ अपने क्षेत्र में विस्तृत रहता है। यानी इस अवस्था में बालक की जो लैंगिक ऊर्जा है वो खेलने में ज्यादा व्यस्त होती है। यानी बालक को खुशी खेलने से मिलती है, अपने दोस्तों के साथ रहने से मिलती है। उसके मन में कोई भी काम प्रवृत्ति नहीं होती है। उसका देखो, आप देख लो बाल्य अवस्था में सबसे ज्यादा जो बालक है वो किस में बिजी रहते हैं? खेलने में, खेलने में बिजी रहते हैं सबसे ज्यादा। इसके बाद आती है अगली अवस्था, जननांगीय अवस्था। यह जो अवस्था होती है किशोरावस्था की होती है, लगभग 12 से लेकर और 21 वर्ष तक मान के चलिए, 19 से लेकर 21 वर्ष तक मान के चलिए। यानी पूरी किशोरावस्था होती है जिसमें लैंगिक ऊर्जा पूरे बल के साथ दोबारा प्रकट होती है। किशोरावस्था में तो मान के चलो आग लग जाती है, यानी एक बार फिर से आपके अंदर काम प्रवृत्ति आ जाती है और काम प्रवृत्ति अब आपके यौनांगों पर एक्टिव हो जाती है, यौनांगों पर एक्टिव हो जाती है। और अब आपके मन में जो है बहुत ज्यादा चाहत बढ़ जाती है उसकी संतुष्टि के लिए, उसकी संतुष्टि के लिए। किसकी संतुष्टि के लिए? काम वासना की संतुष्टि के लिए। इस अवस्था में यह जीवन ऊर्जा पूर्व की भांति संतुष्टि करना चाहती है।
पर यह विपरीत लिंगीय व्यक्ति की ओर निर्देशित होती है। इस अवस्था में एक दूसरे विपरीत लिंग के प्रति हमारा आकर्षण बढ़ता है, लड़का लड़की, लड़की लड़के की ओर। इस काल में व्यक्ति का प्रेम अधिक परोपकारी हो जाता है। वह पूर्व अवस्थाओं की भांति केवल स्व संतुष्टि या स्वयं की खुशी तक ही सीमित नहीं होता है। फ्राइड के अनुसार यद्यपि पूरे जीवन काल में कुछ आंतरिक संघर्ष होते हैं, पर अधिकतर व्यक्तियों में जन्नांगी अवस्था के अंत तक स्थिर अवस्था प्राप्त हो जाती है। और एक बार आपकी जन्नांगी अवस्था शांत हो जाती है, यानी कह नहीं कि ब्याह के बाद में सब ठीक हो जैसी, यानी आपकी शादी के बाद आपकी, क्योंकि लगभग यही शादी की एज है 21 और 18 वर्ष, जब शादी हो जाती है तो आपकी जो ये जन्नांगी अवस्था है या संतुष्टि है ये हो जाती है। और इसके बाद आप लगभग जो लोग हैं वो एक स्टेबल जीवन जीना शुरू कर देते हैं। स्टेबल यानी अपने काम से काम करना, काम से काम रखना, बस जॉब है तो जॉब करना, किसान है तो खेती करना। वो फिर क्या है कि उनमें एक स्टेब्लिशमेंट आ जाता है। व्यक्तित्व विकास की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि प्रेम और कार्य के मध्य एक संतुलन स्थापित करना है। व्यक्तित्व की 3 मुख्य घटक बताए गए हैं। एक बता गया इदम, एक अहम और एक परा अहम। यहां पर आपके बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। एरिक्सन का मनोसामाजिक सिद्धांत भी है, इसके बाद इतना और रहेगा, ये तो जाएगा आज पूरा। इसको तो आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। इसको किसको? इद अहम एंड परा अहम, इसको आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि नहीं जानते आप? देखिए, व्यक्तित्व के वर्गीकरण किए हैं। आज पेन, वो जो अपना ओरिजिनल पेन है वो तो टूट गया, तो ऐसे ही जुगाड़ बना रखा है। व्यक्तित्व फ्राइड के अनुसार जो है वो 3 चीजों से प्रभावित होता है। एक होता है इदम, एक होता है ईगो, और एक होता है सुपर ईगो। इसके अंदर तो देखो, इदम में तो क्या होता है, मानव पशु के समान होता है, पशु प्रवृत्ति, यानी अपनी संतुष्टि, अपनी इच्छाओं की पूर्ति करना है, चाहे कैसे भी करे, चाहे उसे चोरी करनी पड़े, डाका डालना पड़े, कुछ भी करना पड़े। ईगो कर दो इसको, ईगो के अंदर जो है, इसमें जनरली कौन सा मन सक्रिय रहता है? इसमें जनरली अचेतन मन ज्यादा सक्रिय रहता है। ईगो के अंदर जो है मानव क्या रहता है, जैसे एक आपने कहावत पढ़ी होगी, खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदल देता है। ईगो के अंदर मानव जो है वो सामान्य होता है, सिचुएशन देखता है, क्या सिचुएशन है, यानी इसके अंदर चेतन प्लस अचेतन, चेतन और अचेतन मन की अवस्था होती है ये। यानी मौका मिलने पर ये गलत काम भी कर लेता है, और जैसे अगर पेपर दे रहे हो आप और मौका मिल गया साथी बच्चे की ओएमआर सीट से क्वेश्चन देखने का, तो मौके का फायदा उठा लेते हो, और अगर मौका ना मिले तो फायदा नहीं उठाते हो, और इसमें आप बिल्कुल नैतिक बन जाते हो, नैतिक बन जाते हो, बस यही है इसमें पूरे नैतिक बन जाते हो। एरिक्सन का मनोसामाजिक सिद्धांत आता है। एरिक्सन ने मनोसामाजिक विकास की अवस्थाएं बताई है। विकास की प्रत्येक अवस्था में व्यक्ति संघर्ष का सामना करता है, जो परिवर्तन को स्वीकार करके और अनुकूलन द्वारा दूर किया जा सकता है। एरिक्सन ने मनोसामाजिक अवस्थाओं का वर्णन करते हुए ये अवस्थाएं बताई है। देखो, पहली अवस्था है मुख्य अवस्था, दूसरी है गुदीय अवस्था, तीसरी है लैंगिक अवस्था, चौथी है सुषुप्त अवस्था, पांचवी है किशोरावस्था, छठी है पूर्व प्रौढ़ावस्था, और सातवां है प्रौढ़ावस्था, और फिर है परिपक्व अवस्था। लिखा हुआ आप पढ़ लेना, मैं आपको इनको समझा देता हूं। इस चैप्टर को आज हम पूरा कर देते हैं। पहली अवस्था है मुख्य अवस्था। ये जन्म से लेकर और 1.5 वर्ष तक होती है, यानी जन्म से लेकर 1.5 वर्ष तक की होती है, और ये विश्वास बनाम अविश्वास की अवस्था होती है। यानी इसमें बालक या तो बहुत ज्यादा विश्वासी हो जाएगा,
विश्वासी यानी ट्रस्ट करने लगेगा, और या वो क्या हो जाएगा, अविश्वासी हो जाएगा। कैसे हो जाएगा ये अविश्वासी? देखिए, एक छोटा बच्चा है जो अभी जन्म ही लिया है, और जन्म से लेकर 1.5 वर्ष तक वो जैसा अनुभव करेगा, जैसे बच्चे को भूख लगी और बच्चा जोर जोर से रोया और माँ आ गई तुरंत और बेटे को कहा, प्यार किया उसे, वाह अरे मेरा बेटा भूख लग गई, ये लो दूध पियो, और उसको गोद में लेके दूध पिलाया, उसको प्यार किया, फिर उसको सुला दिया। थोड़ी देर बाद में बच्चे के सुसु निकल गई, गिल्ला हो गया, नीचे से बिस्तर गिल्ला हो गया, बच्चे को नींद से जाग गया और फिर रोने लगा, और फिर माँ आई एक बार रोते ही, और फिर बच्चा, अरे मेरे बेटे के सुसु आ गया, चलो अभी सूखे में सुलाते हैं, अरे गुदरी बदली, नीचे का सारा बिस्तर बदला और बच्चे को सूखे में सुलाया। ऐसी क्रियाओं से बच्चे जो बार बार ये अनुभव करेगा, इसके अंदर एक ट्रस्ट पैदा होगा कि मैं जो है वो, माँ मेरी जो है वो मुझे कोई कष्ट नहीं होने देगी। माँ, अब कोई भी व्यक्ति सबसे ज्यादा अगर किसी पर विश्वास करता है तो वो माँ पर ही करता है, तो इससे उसके अंदर जो है वो लोगों के प्रति विश्वास करने के भाव पैदा होंगे। जब ये बड़ा होगा बालक, तो ये हर व्यक्ति पर विश्वास करेगा। बट अगर मान लो, बहुत कम चांस ऐसा होता है कि कोई माँ ऐसा करती है कि बच्चा रो रहा है, घंटा 1.5 घंटा हो गई रोते रोते, और माँ उसके ऊपर ध्यान नहीं दे रही है, और एक बार नहीं, ये घटनाएं कई बार 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 दोहराई जाती है, बार बार दोहराई जाती है। अशोक कुमार कह रहे हैं कि पैसे के लिए मैं पेन के पैसे भेज दूंगा। मैंने पैसे मांगे नहीं है मेरे भाई, पेन लेके आएंगे, जयपुर जाएंगे तब लेके आएंगे, और जयपुर जाना हो नहीं रहा है, तो अगली बार जब जयपुर जाएंगे तो पेन ले आएंगे, है ना। ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं, आप हमारे परिवार के सदस्य हैं, या आप हमारी चिंता करते हैं, इसके लिए तो बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी हमें आपसे चाहिए तो बहुत कुछ, लेकिन वो सफलता ही चाहिए हमें। हमें ये चाहिए आपसे कि आप हमें फ़ोन करके ये कहें, आप हमारे पास आकर हमें कहें कि ये लो सर जी, ये बीकानेरी रसगुल्लों का डब्बा है, ये राजभोग का डब्बा है, ये काजू कतली का डब्बा है, मेरा सिलेक्शन हो गया है। ये चाहिए हमें आपसे, हमें यही चाहिए बस, बाकी कुछ नहीं चाहिए, ठीक है। तो ये विश्वास बनाम अविश्वास की अवस्था। दूसरी गुदी अवस्था 1.5 से लेकर 3 वर्ष तक की होती है, आत्मनिर्भरता बनाम शंका की अवस्था। देखिए, बच्चा जो होता है जैसे जैसे बड़ा होता है, 1.5 से 3 वर्ष का जो बच्चा होता है वो धीरे धीरे ऐसे पकड़ कर चलना का प्रयास करता है, यानी कुछ क्रियाएं वो खुद करना चाहता है, ताकि उसका विश्वास निर्भर, जो आत्मविश्वास है, आत्मनिर्भरता बढ़े। लेकिन कुछ माता पिता क्या करते हैं, ना बेटा पढ़ जाओ, ओहो मेरे बेटे ने गोदी रखूंगी, यानी उसको अकेला नहीं छोड़ते हैं, उसको कोई काम करने नहीं देते हैं, और उसको बहुत ज्यादा केयर करते हैं। कहते हैं कि अति करना बहुत घातक हो जाता है। अगर बच्चे को यहां पर स्वतः कोई क्रिया नहीं करने दी जाएगी, अगर क्रिया करने दी जाएगी तो उसमें आत्मनिर्भरता आएगी, अगर क्रिया नहीं करने दी जाएगी तो बच्चा शंकालु हो जाएगा। वो बड़ा होकर फिर ये सोचेगा, मैं रीट को पेपर क्या तोड़ूंगा, मैं आरएस को पेपर क्या तोड़ूंगा, मैं आईएएस के बारे में तो सोच ही कर सकूं। यानी वो हर चीज पर शंका रखेगा, यानी उसका आत्मविश्वास जो है वो बिल्ड नहीं हो पाएगा। अगर हम बच्चे को शुरुआत से ही अगर उसे आत्मनिर्भर नहीं बनने देंगे तो। फिर आती है लैंगिक अवस्था 3 से लेकर 5 वर्ष तक की, पहल करना व अपराध बोध करना। पहल करना, इस अवस्था में बालक बहुत सारे कार्यों को करने की पहल करता है, यानी शुरुआत करता है। अगर जैसे बालक है, कक्षा के अंदर कोई काम कर रहा है और टीचर उसको उस काम से रोकता है, या फिर टीचर उसको उस काम को करने के लिए और मोटिवेट करता है, अगर और मोटिवेट करता है तब तो ठीक है, बालक अच्छा होगा, उसके लिए बालक जो सृजनात्मक बनेगा। बट अगर उसको रोकता है तो बालक सोचेगा कि मैं तो सवाल नहीं कर रहा था, या मैं तो पेच फाड़ कर पतंग वो जहाज बना रहा था, मुझसे क्या अपराध हो गया। तो बालक अपने आप को अपराधी समझेगा। उसको लगेगा कि अगर मैं कोई नया काम करूंगा, मैं कोई नया कार्य करूंगा तो मैं अपराधी माना जाऊंगा। तो इस प्रकार की यहां पर होती है सिचुएशन। फिर आती है सुषुप्त अवस्था 6 से 12 वर्ष तक की, उद्यमिता और हीन भावना।
6 से 12 वर्ष का जो बच्चा होता है वो बहुत ज्यादा क्रिएटिव हो जाता है, वो नए नए कार्य करने का प्रयास करता है। अगर वो नए कार्य करने में सफल होता है, उसका सहयोग, लोग उसका सहयोग करते हैं, माता पिता अगर उसका सहयोग करते हैं, तो बालक में सृजनात्मकता आएगी, बालक उद्यमी बनेगा। बालक क्या बनेगा? उद्यमी बनेगा। और अगर माता पिता उसको नहीं करने देते हैं ये कार्य, तो वो हीन भावना से ग्रसित हो जाएगा, फिर वो कुछ नया करने की ट्राई नहीं कर पाएगा, वो उसी राह पे चलेगा जो पहले से बनाई हुई है। और अगर उसको, जैसे किसान का बेटा किसान ही बनेगा, वो कभी डॉक्टर या टीचर नहीं बन पाएगा, क्योंकि उसमें हीन भावना आ गई है, नया कुछ ट्राई करने में हीन भावना आ गई है। इसके बाद 12 से लेकर 18 वर्ष तक की एकात्मकता और भ्रांति की अवस्था है। 18 से 30 वर्ष की घनिष्ठता व एकाकीपन की है, सृजनात्मकता व ठहराव की है, और संपूर्णता व हताशा की अवस्था। 12 से 18 वर्ष की अवस्था की अगर हम चर्चा करते हैं विद्वान साथियों, तो एकात्मकता और भ्रांति, इस अवस्था में किशोरावस्था में होता है बालक, और उसको अपने ऊपर जो है वो, या वो जो डिसीजन लेता है वो इतना मेच्योर नहीं हो पाता है, तो वो भ्रमित होने की संभावना इसमें ज्यादा रहती है। इसके बाद 18 से 35 वर्ष के अंदर जो हो घनिष्ठता और एकाकीपन, यानी इस अवस्था में 18 से 35, लगभग 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 वर्ष तक व्यक्ति की शादी हो जाती है। वो पारिवारिक कार्यों में लिप्त हो जाता है, जॉब करना, पैसे कमाना, पारिवारिक जिम्मेदारियों को निभाना। तो वो परिवार से तो उसकी घनिष्ठता बढ़ जाती है, अपने माता पिता से, अपने बच्चों से, अपनी पत्नी से तो घनिष्ठता बढ़ती जाएगी, ठीक है। और दोस्तों से एकाकीपन, यानी वो खुद तो अकेला होता जाएगा और परिवार से उसकी घनिष्ठता हो जाएगी, यानी दोस्तों से दूरी, एकाकीपन और परिवार से घनिष्ठता। ये अवस्था होती है किसमें? 18 से 35 वर्ष में। 23 से 50 वर्ष में सृजनात्मकता व ठहराव, जैसे कोई 50 या 40 साल के बाद आर्मी का फौजी रिटायर होके आता है, तो वो आर्मी का फौजी होगा तो वो तो सृजनात्मकता करेगा, गांव में आके खेती करेगा, नए नए तरीके से खेत में आंवले के पेड़ लगाएगा, नींबू के पेड़ लगाएगा। और एक सामान्य व्यक्ति जो होता है जिसमें सृजनात्मकता नहीं होती है, वो क्या करेगा? 60 साल का हो गया, अब रिटायर हो गया, बस घरे रहूंगा, सोएगा, आराम करेगा, तो उसके जीवन में बस ठहराव आ जाता है। और इसके बाद आता है आपका संपूर्णता और हताशा। अब आप अपने जीवन में क्या करें? जब 60-70 साल के हो जाओगे तो विश्लेषण करोगे ना उसका 50 साल के बाद, यार मैंने जीवन में सोचा था कि मैं गाड़ी लाऊं लेकिन ला नहीं पाया। आप हताश होगे। अगर आप अपने मन की काम कर पाए तो आप खुश होगे, जैसे आपने सोचा कि मैं गाड़ी लाऊंगा और आप गाड़ी ला पाए, तो आपको खुशी मिलेगी, संतुष्टि मिलेगी कि यार मैंने जीवन में जो सोचा वो किया, आज 60 साल का हो गया, मेरा जीवन बहुत अच्छा रहा। बस यही अवस्था है। अभी के लिए बस इतना ही। आज इसकी पीडीएफ आपको अगले 10 मिनट में हमारे टेलीग्राम पे मिल जाएगी। और अभी के लिए बस इतना ही। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करता हूँ कि सारे सेशन आपको पसंद आए, समझ आए। पसंद आए ना आए, समझ आए कि नहीं आए, जरूर कमेंट में लिखना। अच्छे लगे तो शेयर करना अपने दोस्तों के